नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना भी हालिया है, एकदम हालिया नहीं, लेकिन एक आध महीने पुरानी है। आज का राज्य है उत्तराखंड, जिला है हरिद्वार। तारीख थी 7 फरवरी 2023। 7 फरवरी 2023 को हरिद्वार के ढाढेकी गांव में सुबह करीब 10 बजे के आसपास गांव से कई फोन कंट्रोल रूम और थाने पर आए। उसमें यह बताया गया कि गांव के सतपाल नाम के व्यक्ति का सारा परिवार अभी भी सो रहा है। कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है। सुबह जो दूध लगाने के लिए लोग आते हैं वो आकर चले गए। सुबह जो सब्जी लेकर आता है वो आकर चला गया। कुछ मिलने वाले आए थे वो आकर चले गए, लेकिन दरवाजा भीतर से बंद है। कोई सोकर उठा नहीं है। सूचना गंभीर थी। परिवार के 6 लोग सो रहे हैं। पुलिस फौरन भाग कर आई। दरवाजा तोड़ा गया। भीतर गए तो सब अपने अपने बिस्तर पर पड़े हुए थे, लेकिन सभी जिंदा थे। ऐसा लग रहा था कि इन्हें या तो कोई नींद की दवा या कोई विष जैसा पदार्थ दिया गया है। एकदम गहरी नींद में अभी भी सो रहे थे। दिन के करीब 10:30 बज चुके थे। आनन फानन में पुलिस ने गांव की ही 2 गाड़ियां इकट्ठा करके उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों की बड़ी मशक्कत के बाद उस रात में, यानी 7 फरवरी की रात में, एक एक करके लोग होश में आने लगे। अगल बगल वालों ने, टोला पड़ोसी, मोहल्ले, रिश्तेदारों ने बताया कि सब तो मौजूद हैं, लेकिन इनके घर का 17 वर्षीय बेटा कुलवीर गायब है। लोग जब होश में आने लगे तो उनसे पूछा गया कि क्या हुआ था। किसी को कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है खाने में ही कोई चीज ऐसी मिलाई गई थी, या खाने में ही कुछ ऐसा गिर गया था जिसकी वजह से हम लोगों की नींद, तमाम पुलिस वाले और गांव वालों के तमाम प्रयासों के बाद भी नहीं खुल पाई। चेहरे पर पानी डालना, पानी से भिगो देना, तमाम प्रयास किए गए थे, तब भी नहीं। जब नींद खुली तब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। इसके अलावा कोई भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। बहरहाल 2-3 दिन बाद सभी लोग अस्पताल से, जिनकी छुट्टी हुई, डिस्चार्ज हुए, घर आए। रिश्तेदारों का तांता लगा रहा। पुलिस भी बीच बीच में आती रही। सब लोगों की बातचीत से और तमाम जो पहलू हैं उस पर विचार करने के बाद ऐसा लगा कि शायद कुलवीर की किसी बात से घर वालों से नाराजगी रही होगी, और कुलवीर ने ही शायद इन लोगों के खाने में कुछ मिला दिया हो और फिर इत्मीनान से भाग गया हो। घर वालों से यह भी पूछा गया कि घर का कोई कीमती सामान, रुपया, ये सब तो नहीं लेकर गया। सब ने अपना अपना, जिसको जहां याद आया, टटोल कर देखा। सब चीजें इंटैक्ट थी। यह कहना मुश्किल था कि वो कुछ लेकर भागा होगा। बहरहाल पुलिस इसी दिशा में विवेचना करने लगी, लेकिन चूंकि बहुत कोई सीरियस बात इसमें नहीं समझ में आ रही थी, ये लग रहा था कि अगर वो नाराज होकर गया है तो बहुत दिन तक बाहर नहीं रहेगा।
वो जल्दी ही वापस लौट आएगा। इसी इंतजार में पुलिस भी पड़ी रही और इसी इंतजार में परिवार वाले भी पड़े रहे। धीरे धीरे 1 महीने हो गए। 1 महीने तक जब कुलवीर वापस नहीं आया और घर वालों को इस बात की चिंता सताने लगी कि आखिरकार वो गया कहाँ। फिर लोगों ने पुलिस से संपर्क किया तो उन लोगों ने कहा, भाई आप अपनी दूर दराज की रिश्तेदारियों को भी टटोलिए। हो सकता है बच्चा है, एकदम अल्पवयस्क है और गया हो कहीं पर, जिस रिश्तेदारी में गया हो उनसे रिक्वेस्ट की हो कि किसी को बताइएगा मत, या फिर किसी रिश्तेदारी में न गया हो, कहीं भाग कर लड़के आजकल बम्बई और दिल्ली, कलकत्ता यहाँ चले जाते हैं, तो हो सकता है कहीं चला गया हो। वहाँ जो आपके रिश्तेदार इन शहरों में रहते हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास करिए, क्योंकि बाकी कोई बात समझ में नहीं आती है। सारे लोग सो गए और वो चला गया, वो भाग गया, उसका पता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर इनमें से सोया न होता तो उससे पूछताछ करने की बात बनती थी। ऐसा लगता है कि जो कुछ भी खाया है, चाहे वो नींद की दवा हो, कोई केमिकल हो या कोई विष हो, सब ने बराबर बराबर मात्रा में खाया है, या एक साथ जो मिलाया गया जिस खाने में। उस रात बताते हैं सब्जी बनी थी, उस रात दूध पिया था सब लोगों ने, तो जो भी हो सब के हिस्से में वो बराबर बराबर आया था, इसीलिए सबको बराबर की नींद भी आई थी। घर वालों ने रिश्तेदारियों में सब जगह मोबाइल से फोन करके बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं पता लगा। फिर घर वालों ने पूरे गांव को इकट्ठा किया, सब थाने पर पहुंचे। फिर उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ पहुंचे कि साहब, पुलिस एक ही थ्योरी या एक ही बात को मान के चल रही है कि कुलवीर ने ही ऐसा सब किया होगा और फिर भाग गया होगा, लेकिन अगर कहीं भागा होता तो अब तक उसे आ जाना चाहिए था, अगर वो गुस्सा होकर भागा है तो। वैसे भी भागा है तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि हफ्ते 10 दिन से ज्यादा वो कहीं और सरवाइव कर सके, और बाहर जाकर नौकरी करना या बाहर भाग के कहीं मुंबई इत्यादि में जाने, इस तरह का उसका शौक नहीं था। पढ़ने लिखने वाला लड़का था। कभी उसने इस बात का जिक्र अपने दोस्तों या परिवार में नहीं किया था कि मुझे बाहर जाकर कमाना है। बहरहाल हैरान परेशान घर वाले चारों तरफ दौड़े धूपे। थानाध्यक्ष को कहा गया कि एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों की एक टीम बनाइए, गांव में उसे एक एक व्यक्ति से पूछताछ के लिए भेजिए कि ऐसा तो नहीं है कि गांव या आसपास की किसी लड़की से इसका संबंध रहा हो और लड़का लड़की दोनों भागे हों। लोग मारे शर्म के अगर लड़की भाग भी गई है तो वो थाने पर सूचना नहीं देते हैं कि साहब इससे बदनामी होगी और बाद में लड़की की शादी में बहुत दिक्कत होगी अगर ज्यादा लोग इस बात को जान जाएंगे। इसलिए डोर टू डोर जाकर गांव या आसपास के लोगों से ये जानने का प्रयास करिए, इसके हमउम्र लड़कों से जानने का प्रयास करिए कि क्या कोई किसी लड़की से इसका कोई संबंध था, कोई प्रसंग था, और फिर उसके यहां ढूंढने की कोशिश की जाए। एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही भी अपने काम में लग गए। 1 ही 2 दिन बाद उन्होंने लौटकर अपने इंस्पेक्टर को यह बताया कि साहब, किसी के साथ भागने का इस लड़के का तो कुछ चक्कर नहीं समझ में आ रहा है, किसी ने नहीं बताया। स्कूल से घर, घर से स्कूल, दोस्तों के साथ वहीं गांव में खेलने कूदने के अलावा इसकी कोई दूसरी ऐसी संदिग्ध एक्टिविटी पूरे गांव में सभी लोगों ने मना किया कि इस तरह की कोई एक्टिविटी उसके बारे में नहीं देखी गई है, ना ही सुनी गई है। लेकिन एक बात कानाफूसी में सब जगह आ रही है कि इनके घर की जो लड़की थी, हालांकि वो भी नाबालिग थी, और इस लड़के से थोड़ी बड़ी थी, साल भर बड़ी थी। जो ये लड़का गायब हुआ है इससे साल भर बड़ी थी।
इस लड़की का प्रेम प्रसंग गांव के ही राहुल से था, जो शादीशुदा था। राहुल पुत्र मदन सिंह शादीशुदा था और लड़की से उम्र में भी बड़ा था। अगर उससे पूछताछ की जाए तो वो बता सकता है कि ये लड़का कहां गया, या फिर उसी की कोई कारस्तानी हो कि उस लड़के को, हो सकता है लड़की से उसके संबंध खराब हो गए हों, तो लड़के को गायब करके या लड़के को के साथ कोई अनहोनी करके वो लड़की पर दबाव बना रहा हो, भाग जाने का, चले जाने का, शादी करने का, कोई भी किसी भी तरह का दबाव। बात थोड़ी थोड़ी लॉजिकली समझ में आ रही थी। प्रभारी जो थे उन्होंने फौरन कहा कि उसको ले आइए, राहुल पुत्र मदन सिंह थाने पर ले आइए, उससे बातचीत की जाए। बताया गया कि वो शादीशुदा था, लड़की की उम्र 17 साल, 16-17 साल, और इसकी उम्र करीब करीब 28 साल, 27-28 साल थी राहुल की। राहुल को बुलाया गया, थाने पर पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वही कि भाई कहाँ गायब हो सकता है, कहाँ जा सकता है, तुम्हारा सुना है उसकी बहन से कुछ संबंध था, तुम कब मिलते थे, कब आते जाते थे, कहाँ मिलते थे। उसने सिरे से सारी बातें नकार दी। जब उससे बताया कि फलां ने बताया, फलां ने बताया, फलां ने बताया, तो ये कहता था साहब इससे, इस घर से हमारी दुश्मनी है, वो जानबूझकर हमें फंसाने के लिए हमारा नाम ले रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि पुलिस को इस बात का यकीन हो जाए कि वाकई राहुल से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बातचीत करने वालों में, पूछताछ करने वालों में, एक सिपाही ने उसकी पूछताछ के समय दिए जाने वाले जवाबों को बहुत बारीकी से वो सुन रहा था। वो उठा, उसने कहा कि तुम एक बार फिर से बताओ कि गांव में किससे किससे तुम्हारी दुश्मनी है, जो तुम्हें फंसाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अब उस समय तो जिसका इसका नाम लिया गया उसने बता दिया कि साहब ये इनसे हमारी दुश्मनी है। लेकिन अगर एक लाइन में फिर पूछा जाए तो एक नाम के आगे वो बढ़ ही नहीं पाया। सिपाही ने कहा तो अभी तुम 5-7 लोगों के नाम बता रहे थे, बाकी का नाम बताओ। फिर उसने एक आध तुक्का मारा, लेकिन वो गलत निकल गया। सिपाही ने कहा कि साहब इसके पेट में कुछ है जो ये जुबान पर नहीं ला रहा है। सब इंस्पेक्टर और बाकी जो थाना कार्यालय के सिपाही थे वो भी काफी देर से पूछताछ करते करते परेशान हो गए थे। फिर वही हुआ जो होना था, राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी वाद्य यंत्र बजाए गए, श्रेणीबद्ध पूछताछ की गई, रजिस्टर किया उसने। लेकिन जब एकदम लिमिट से बाहर हो गया, लिमिट से पार हो गई बात, तो उसने बताना शुरू किया। उसने कहा सब बंद कर दीजिए, मैं सब बता रहा हूं। उसने कहा कि मेरा इसके घर आना जाना था और ये बड़ी बहन थी लेकिन नाबालिग थी। मैं चोरी छिपे इसके लिए कुछ ले जाता था, जो भी चीज वो डिमांड करती थी। कहने का मतलब कि उस पे नजर पड़ गई। लड़की 16-17 साल की, 17 साल की, और ये करीब 26-27 साल का, शादीशुदा। लेकिन नजर पड़ गई तो पड़ गई। उसके बाद धीरे धीरे दोनों में प्रेमालाप शुरू हुआ और फिर घर के बाहर दूर कहीं पर सुबह और शाम निकलने के बहाने दोनों से मुलाकात भी होने लगी। जो लड़का गायब हुआ था वो कुलवीर, उसने एक दिन इन लोगों को गांव से बाहर
एक पेड़ के नीचे देख लिया। जंगल के बीच का बसा हुआ ये गांव, पहाड़ी के बीच में बसा हुआ ये गांव, और गांव से हट के बड़ा दरख्त, उसके नीचे बैठा हुआ देख लिया इसने। ये दौड़ के वहां गया और इससे कहा कि अब मैं जा रहा हूं, पूरे घर को ये बात बताऊंगा। दौड़ के घर की तरफ जाने लगा, लड़की उसके पीछे पीछे गई, उससे मिन्नत करने लगी कि किसी को मत बताना। वो भीतर जब गई तो लड़के ने, हालांकि वो बड़ी थी उससे, साल भर के आसपास बड़ी रही होगी, 10 महीने बड़ी रही होगी, लेकिन उसकी चप्पल से पिटाई की और ये कहा कि अभी मैं अगर घर में बता दूं तो तुम्हारी क्या हालत होगी तुम्हें पता नहीं है। खैर, वो अपना हाथ पैर जोड़ के शांत हो गई। और कुलवीर ने यह भी कहा कि अगर मैंने दोबारा कभी राहुल को तुम्हारे साथ देख लिया तो ये समझ लेना कि मैं पूरे घर को इकट्ठा करके पूरी बात बताऊंगा। ये सुन के वो लड़की सहम गई, डर गई। 4-6 दिन शांतिपूर्वक जब बीते, राहुल और उसका संपर्क नहीं हो पाया। लड़की डर गई कि अगर अब मैं मिली और इसने देख लिया, क्योंकि वो बराबर निगरानी करने लगा। स्कूल से समय असमय आ जाना, शाम को ये कह के जाना खेलने जा रहा हूं, 10 मिनट में लौट आना। शाम को अगर ये कहीं निकलती है सब्जी लेने या बाकी किसी काम से, पीछा कर लेना। और ये बात लड़की नोटिस कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक दोनों की फिर मुलाकात हो गई, राहुल की और बालिका की। उसने अपना दुखड़ा रोया कि उस दिन तुम्हारे पास बैठने के बाद इसने इतना ड्रामा किया कि तुम सोच नहीं सकते। मुझे चप्पलों से मारा, लेकिन न मैं रो सकती थी, न मैं किसी से कह सकती थी कि ये मार रहा है, क्योंकि वो तुरंत बता देता कि वो क्यों मार रहा है। इसलिए मैंने सब कुछ सहन कर लिया। वो पीछा करता है, निगरानी करता है। अब ऐसा लगता है कि हमारा तुम्हारा मिलना नहीं हो पाएगा। फौरन राहुल ने कहा कि नहीं, मिलना तो होगा, तुम थोड़ी हिम्मत करो तो इसको हमेशा के लिए मैं इसकी निगरानी ही खत्म कर दूंगा। लड़की ने कहा चाहे जो करो, लेकिन हमारा मिलना बंद नहीं होना चाहिए। फौरन प्लान बनाया 10 दिन बाद, और ये कहा कि मैं 25-30 नींद की गोलियां ले आता हूं। शाम को खाने में या दूध में, सारे लोग दूध पीते थे, दूध में मिला देना। सबके सामने वही दूध तुम भी पी जाना, पूरा परिवार पी जाएगा। 1 घंटे बाद सब लोग सो जाएंगे। दरवाजे की सिटकिनी खुली रखना, बस इतना ध्यान रखना, और फिर हम इसका काम तमाम कर देंगे। बात तय हुई। बात तय हुई, तारीख वही थी 7 फरवरी 2023 की। शाम को दूध में 25 गोलियां पीसकर मिला दी गईं। 9 लोग कुल घर में थे, 8 या 9 लोग। सबको एक एक गिलास दूध जो दिया जाता है वो दे दिया। साथ में बैठकर पिया, लड़की ने भी पिया। और 1 घंटे बाद सभी बुरी तरह से नींद में सो गए। सिटकिनी खुली हुई थी। राहुल अकेले, उसकी थोड़ा कम हिम्मत पड़ रही थी। राहुल और उसका दोस्त कृष्णा, पुत्र जसवीर, ये चुपचाप आए और 1 बजे के आसपास ये खुले हुए दरवाजे से, यानी जो भिड़े हुए दरवाजे से भीतर चले गए। पूरा घर सो रहा था, बुरी तरह सो रहा था। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में इन्होंने कुलवीर को पहचाना। कुलवीर को दोनों ने पकड़कर उसके बिस्तर से, खाट से, तखत जिस पे भी सो रहा था, उससे उतार कर ये घर से बाहर की तरफ ले गए और कंधे पर लाद कर इसे राहुल अपने एक निर्माणाधीन मकान में ले गया।
वहीं मकान में जो तमाम पटरे वटरे बांधने के लिए रस्सियां इस्तेमाल की जाती हैं, नई रस्सी रखी हुई थी। उसी रस्सी से सोते हुए कुलवीर के गले को कस दिया। थोड़ी देर में कुलवीर ठंडा हो गया। उसे वहीं पर रखकर दोनों ने मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदा। निर्माणाधीन मकान वैसे भी था, फर्श बनी नहीं थी, दीवारें खड़ी हुई थीं, दरवाजे लगे नहीं थे, बिल्डिंग मटेरियल तमाम पड़ा हुआ था। खोद के उसमें उस बच्चे को नीचे डालकर दफन कर दिया। उसके ऊपर तमाम बिल्डिंग मटेरियल रख दिया। पटरे थे, रस्सियां थीं और फावड़ा था, कुदाल था, तसले थे। ऐसा कर दिया कि कल कोई ऐसा लगे ना कि ये ताजी मिट्टी खोद के इसमें भरी गई है। बात चलती रही और प्रतिदिन राहुल उसके घर जाता था, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता था कि हमें बताइए कहाँ जा सकता है कुलवीर, हम भी साथ में जाएंगे, ढूंढेंगे। कभी कभी तो आके बताता था कि मैं फला गांव में गया था, इसके साथ का फला लड़का था, उसके घर में भी मैंने पूछा, सब लोगों ने देखकर बताया कि वो यहाँ आया नहीं है। कहने का मतलब ये, अपने आप को परिवार का हितैषी साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जाता वो उस लड़की से मिलने के बहाने था। गाड़ने के बाद अब वो एकदम निश्चिंत हो गए थे कि अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा, और उसमें कि साहब हम ढूंढ रहे हैं, हम पता कर रहे हैं, हम हितैषी हैं। वो लगभग रोज उस लड़की से मिलने लगा। रास्ता साफ हो गया। परिवार वालों को जैसे पहले कोई शक नहीं था, अब भी कोई शक उनको नहीं हो रहा था। इतना सुन के पुलिस वालों के दांतों पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन उसको गाड़ी में बिठाया और उसके निर्माणाधीन मकान में ले गए। ऊपर रखे हुए तमाम सामान को हटाया गया, फावड़े से खोदा गया। करीब 3.5 फीट या 4 फीट गहराई में उसका कंकाल मिल गया। कपड़े वही सब जो वो पहन के सोया था, लेकिन शरीर में कुछ भी बचा नहीं था। दुर्गंध भी बहुत तेज आ रही थी। पुलिस ने शव को बाहर निकाला, पंचायतनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने नींद की गोलियों का वो पैकेट भी राहुल के घर से बरामद कर लिया, जिनमें से 25 गोलियां रैपर में खाली की हुई थी, जो उसने खाली करके घर में उसको पीस के एक कागज में लपेट के उसे दिया था। उसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों का मतलब कृष्णा पुत्र जसवीर, राहुल पुत्र मदन और वो लड़की पुत्री सठपाल। इन तीनों, चूंकि वो नाबालिग थी इसलिए उसको किशोर जुवेनाइल सेंटर होता है उसमें दाखिल कर दिया गया। बाकी दोनों को जेल भेज दिया गया। ऐसी अजीबोगरीब खुलासे जिस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सारे बेहोश मिले थे, सबने नींद की गोलियां खाई थीं, केवल लड़का गायब था। तो सिवाय इस बात के सोचने के कि यही सबको गोलियां देकर भाग गया है, दूसरी कोई बात किसी के दिमाग में नहीं आ रही थी। इसलिए जब यह खुलासा हुआ, सबके सामने गांव के जिम्मेदार आदमियों को बुला के सबके सामने इन्होंने जो किया था, जब इन्होंने कबूल किया तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसकी बात का यकीन करें कि न करें। एक नाबालिग लड़की ने एक शादीशुदा अपने से बहुत बड़े उम्र के लड़के पर
इतना यकीन किया कि अपने सगे छोटे भाई, नाबालिग भाई की हत्या कर दी। यही नहीं, हत्या करने के बाद उसकी लाश को किस बुरी तरह से अपने प्रेमी से ही अपने ही घर में दफन करा दिया। आज की घटना, एक नाबालिग लड़की और शादीशुदा व्यक्ति। शादीशुदा व्यक्ति ने ऐसा भरमाया उस नाबालिग लड़की को कि वो उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई, यहां तक कि उसने अपने छोटे भाई की हत्या भी करा दी, और वो भी बहुत ही शातिराना ढंग से। खुद भी नींद की गोलियां खा ली, पूरे परिवार को भी खिला दिया और भाई की हत्या कराकर उसकी लाश दफन करा दी। घटना का चौंकाने वाला पहलू यह है कि घर में भी लोगों को यह बात पता थी और गांव में भी, पर किसी ने लड़की पर शक नहीं किया, इसलिए कि वो खुद भी बाकी पीड़ितों की तरह वो दूध पीकर या वो नींद की गोलियां खाकर वो भी बेहोश हो गई। पर किसी ने भी इस प्रसंग को रोकने की कोशिश नहीं की। भाई ने अपनी आंखों से देखा तो उसने मारपीट भी की और निगरानी भी करने लगा। लेकिन जिन लोगों ने पुलिस को यह बताया कि लड़की और राहुल के बीच में कुछ चल रहा था, वो पहले दोनों परिवारों से ये बात बता सकते थे, इस हत्या को रोका जा सकता था। पर किसी ने कोशिश भी नहीं की और जो हो रहा था उसकी तरफ से आंख फेर ली। मैं फिर वही बात बार बार कहूंगा कि बहरहाल टीन एज के बच्चों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, मैं कभी भी बहुत ज्यादा पाबंदी के पक्ष में नहीं रहता हूं। कमरे से निकलना बंद कर दीजिए, जहां जाए वहां पीछे पीछे जाइए, किसी से बात करे उसे थप्पड़ लगाने लगिए, इस तरह की पाबंदी का पक्षधर कभी नहीं हूं, क्योंकि उम्र ऐसी होती है कि ऐसा करने पर बच्चे रिएक्शनरी हो जाएंगे, आपके हाथ से निकलने के और चांसेस हो जाएंगे। बस टीन एज के बच्चों से पेरेंट्स दोस्ताना व्यवहार करें, दोस्त की तरह उसे ट्रीट करें और उसके मन की आहट को सुने और पूरी सतर्कता रखें, वरना अनहोनी आप रोक नहीं पाएंगे। आशा है मेरी इस बात से आप सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।